हेलो स्टूडेंट। अध्याय 4 मांग की कीमत लोच। पिछले अध्याय में हमने मांग के नियम का अध्ययन किया जो ये बतलाता है कि वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा व उसकी कीमत में प्रतिलोम संबंध होता है। अतः वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। अर्थशास्त्रियों के लिए जानना जरूरी है कि किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा की क्या प्रतिक्रियात्मकता है। हमने मांग के नियम में पढ़ा कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। अब मांग की कीमत लोच क्या होती है? तो श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो मांग की लोच हमें बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, अर्थात मांग की कीमत के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करता है। तो मांग की लोच हमें क्या बताती है कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। तो कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, ये हमें मांग की लोच से पता चलता है। तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, अथवा मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में परिवर्तन अपॉन मांग की प्रारंभिक मात्रा भाग कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। तो ये दो फार्मूले होते हैं मांग की कीमत लोच को निकालने से। तो मांग की कीमत लोच और मांग की लोच। अब मांग की प्रारंभिक जो मात्रा होती है और कीमत में परिवर्तन, प्रारंभिक कीमत और मांग की मात्रा में परिवर्तन, अब इसको किस तरीके से शो करेंगे? तो हम मांग की मात्रा को Q से, मांग की मात्रा के परिवर्तन को डेल्टा Q से, कीमत को P से और कीमत में परिवर्तन को डेल्टा P से सूचित करेंगे। तो ये जो डेल्टा जो चिन्ह है ये हमें परिवर्तन को दर्शाता है। तो डेल्टा Q का मतलब होता है मांग में परिवर्तन और डेल्टा P का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन। तो मांग की लोच का फॉर्मूला इस तरह से भी हो सकता है कि डेल्टा Q अपॉन Q डेल्टा P अपॉन P। तो इसको इस तरीके से निकाल कर शो करते हैं कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P और P अपॉन Q। तो इसको शो करेंगे हम डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। तो यहाँ पर जो Q है वो मांग की प्रारंभिक मात्रा है, P है जो मांग की प्रारंभिक कीमत है, Q है डेल्टा Q है जो मांग की मात्रा में परिवर्तन को बताता है और डेल्टा P जो कीमत में परिवर्तन को बताता है। चूँकि मांग व कीमत के परिवर्तन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, तो जब कीमत और मांग में परिवर्तन जो होता है वह विपरीत दिशा में होता है, तो एक क्योंकि एक बढ़ता है तो एक घटता है, इसलिए मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। अब हम इसको संख्यात्मक प्रश्न के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो मांग की लोच का जो संख्यात्मक प्रश्न है वह आता है। तो किसी वस्तु की कीमत के 10% गिरने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है, अतः मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बता रखा है लेकिन मांग में प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिखाया गया है, तो हमें मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन किस तरीके से निकालेंगे? हम निकालेंगे कि जो मांग है वह 10 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 14। तो डेल्टा Q है, डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P1 नहीं होगा यहाँ पे, डेल्टा Q बराबर Q1 माइनस Q0। तो Q कितना है? Q1 है नया 14 और Q0 है 10। तो परिवर्तन कितना आया? 4 का। परिवर्तन कितना आया? 4 का। तो अब हम देखेंगे कि 4 का परिवर्तन है और आधार कितना है? 10। अब इसको प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रतिशत परिवर्तन आ गया 40% परिवर्तन। फॉर्मूले में जब हमने रखा तो फॉर्मूला है हमारा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो 40 अपॉन 10
बराबर 4। ये हमारी मांग की लोच कीमत लोच निकल कर आ गई है। इस तरीके से एक अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये बताया है कि जब कीमत 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपये होती है तो किसी वस्तु की मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है। इस स्थिति में मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। तो आप एक चीज़ ये पहले समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कीमत 7 से 10 बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो मांग की मात्रा है वह घटेगी ही घटेगी। तो मांग की मात्रा भी देख लीजिए कि 6 से गिरकर 4 हो गई है। तो आपने जब फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे हम कि जो मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत आनुपातिक परिवर्तन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप पहले मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और फिर कीमत में आनुपातिक परिवर्तन दोनों को निकाल लीजिए और उसके बाद में फॉर्मूले में लगा दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद आती है मांग की लोच की श्रेणियाँ। मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। पूर्णतया लोचदार, लोचदार, इकाई के बराबर, बेलोचदार और शून्य लोच। पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जहां पर प्रचलित कीमतों पर वस्तु की मांग अनंत होती है। दूसरे शब्दों में कीमतों के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। यह वह स्थिति है जिसमें कीमतों में तनिक सी वृद्धि होने पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा शून्य हो सकती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। तो आगे जब आप फर्म वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म या फिर पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म में जो मांग वक्र होता है मांग का, वह हमेशा लोचदार होता है। तो मांग कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि डायग्राम में हमें बताया गया है कि ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। ये कीमत है पी। तो जो कीमत पी है उसमें ये क्यू मात्रा है। कीमत जब पी स्थिर है तो मात्रा Q2 भी हो सकती है और मात्रा Q1 भी हो सकती है। तो कीमत स्थिर रहने पर मांग कुछ भी हो सकती है, मांग अनंत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जो इसमें कीमत क्या है, स्थिर है। अब कीमतों में तनिक सी वृद्धि, मतलब कीमत मान लीजिए P से P1 इतनी सी वृद्धि हो जाती है, तो हो सकता है कि कीमत में तनिक सी वृद्धि होने पर जो उसकी मांग है वह शून्य हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र है वह लोचदार होता है, जहाँ पर कीमत क्या होती है, स्थिर रहती है। प्रचलित कीमत पर ही वस्तु की मांग जो होती है वह अनंत होती है। जो प्रचलित कीमत है वह P है और जो मांगी जाने वाली मात्रा है वह अनंत है। Q भी हो सकती है, Q1 भी हो सकती है और Q2 भी हो सकती है। तो चित्र में हमें देखने से क्या ज्ञात होता है कि प्रचलित कीमत OP है पर मांग OQ, OQ1 या OQ2 कोई भी संख्या हो सकती है। ये बताता है कि कीमतों के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कुछ भी हो सकती है। इसमें मांग वक्र x अक्ष के समानांतर होगा। तो जो x अक्ष है वह यह होता है हमारा। तो जो मांग वक्र है वह क्या होता है, इस तरीके से होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इसमें अनंत होती है, क्योंकि जो मांग वक्र है वह क्या होता है, x अक्ष के समानांतर होता है। इसके बाद है सापेक्षतया लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोच। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उस स्थिति में मांग की लोच 1 से अधिक होती है। जब कीमत के आनुपातिक परिवर्तन में कम कमी होती है और मांग में कम अंतर आता है और मांग में ज़्यादा अंतर आता है, तो मतलब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में मांग की लोच 1 से अधिक होती है। सामान्यतः विलासिता की वस्तु की मांग लोचदार होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं में कीमतों में अगर थोड़ी सी कमी आ जाए तो मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ देखिए आप कि जब प्रारंभिक मांग कैसी थी, जब प्रारंभिक मांग है OP, ये प्रारंभिक मांग है। तो ये प्रारंभिक मांग नहीं है, प्रारंभिक कीमत है। तो प्रारंभिक मांग है OQ। जैसे ही प्रारंभिक मांग OQ है और कीमत है P, जैसे ही कीमत में थोड़ी सी कमी आई तो आपने देखा कि कीमत में P से P1 की कमी आ गई, तो जो मांग की मात्रा है वह बढ़कर OQ से OQ1 हो गई। तो कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन, तो कीमत में परिवर्तन आया डेल्टा P और मांग बढ़ गई डेल्टा Q। तो देखा आपने कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन, इतना सा परिवर्तन आने पर जो मांग की मात्रा है वह ज़्यादा बढ़ गई। तो इस स्थिति में जो मांग की लोच होती है वह
इकाई से अधिक होती है। तो जो मांग की लोचदार वाली स्थिति है उसमें तो मांग वक्र इस तरीके से बनेगा, और जो पूर्णतया लोचदार में इस तरीके से बनेगा, और जो इकाई से अधिक होगा उसमें थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। चित्र में OP कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OQ है। तो कीमत कितनी है, कीमत कैसी है, कीमत है OP, और मांगी जाने वाली मात्रा है OQ। तो जो कुल खर्च है वह है OP/OQ, और क्षेत्रफल हो जाएगा OQRP। तो ये क्षेत्रफल देखिए पहले। इसके बाद जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आया, अर्थात कीमत घट गई, तो कीमत के घटने पर जो कीमत है वह तो हो गई, कीमत हो गई OP, और मांगी जाने वाली मात्रा है OQ1। तो ये कुल खर्च हो गया, और इसका क्षेत्रफल हो गया OQ1/P1, जो पहले वाले क्षेत्रफल से अधिक है। तो हम देख सकते हैं कि कुल खर्च और कुल क्षेत्रफल दिया गया है, और नए वाले का भी और पुराने वाले का। तो आप देख सकते हैं कि जो कीमत में कमी आने से पहले क्या क्षेत्रफल था और कीमत में कमी आने के बाद क्या क्षेत्रफल हुआ। तो चित्र में देखने से पता चलता है कि जो OQ1/SP1 है वह ज़्यादा है OQRP से। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर कीमत के घटने पर कुल खर्च बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। तो इस डायग्राम में हमें देखने से पता चलता है कि जो मांग की लोच है वह इकाई से अधिक होगी। तो जो लोचदार वाला इस तरीके से बनता है, और इकाई से अधिक लोच का इस तरीके से बनेगा। अब जैसे जैसे लोच कम होती जाएगी वैसे वैसे जो डायग्राम है वह बेलोचदार होता जाएगा। तो आगे देखिए, इकाई के बराबर लोच का डायग्राम। अब इकाई के बराबर लोच का डायग्राम होगा कि जब आपने देखा कि जब कीमत में परिवर्तन कम आया और कीमत में परिवर्तन कम आने पर मांग में ज़्यादा परिवर्तन आया, तो उस स्थिति में जो डायग्राम है वह क्या रहा, इकाई से अधिक लोच वाला। अब इकाई के बराबर लोच का डायग्राम कैसा होगा कि कीमत में परिवर्तन मांग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस स्थिति में जो मांग की वक्र बनता है वह इकाई के बराबर बनता है। तो देखिए, इकाई के बराबर लोच, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तब लोच इकाई के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र आयताकार अति परिवलय या रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, जिसके सब बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। आयताकार अति परवलय वह वक्र है जिसमें नीचे खींचे गए सभी आयतों का क्षेत्र समान होता है। अब आप यहाँ आयत देख सकते हैं कि ये आयत है एक, और एक यह आयत है, ये दोनों समान है, इसलिए इस चित्र को हम हाइपरबोला के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर जो आयत है नीचे खींचे गए वह समान होते हैं। इसके अनुसार कीमतों के घटने या बढ़ने से वस्तु पर किया गया खर्च अगर समान रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। तो हमने जब देखा कि जब कीमत कितनी थी, कीमत OP थी, तो जो मांग है वह OQ है। जैसे कीमत में परिवर्तन OP से OP1 हो गया तो मांग भी बढ़कर OQ1 हो गई। तो जो ये आयत का जो क्षेत्रफल है वह समान है, कुल खर्च समान है, इसलिए जो लोच होगी वह भी क्या होगी, इकाई के बराबर होगी, क्योंकि मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर है, इसलिए जो मांग की लोच होगी वह भी इकाई के बराबर होगी। इस डायग्राम को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये इकाई के लोच के बराबर है। ये देखिए, ये डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है, जहाँ पर क्या होगी, मांग की लोच बराबर होगी इकाई के बराबर। चित्र में A बिंदु पर कीमत OP तथा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OQ है, अतः एक बिंदु पर खर्च OP मल्टीप्लाई OQ है, और क्षेत्रफल है OQAP। ये देखिए क्षेत्रफल है OQ, ये देखिए क्षेत्रफल OQAP क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है। अब इसके बाद में कीमत घटी तो कीमत घटकर हो गई OP1, और मांग बढ़कर
मांग वक्र जो है वो बिंदु बी पर आ गया। तो वस्तु की जो मांगे वाली मात्रा है वो OQ1 हो गई। अतः बी बिंदु पर खर्च OP1 गुणा OQ1 बराबर क्षेत्रफल हो गया OQ1 BP1। यदि मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय है तब क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, जो आपको मैंने पहले ही समझा दिया। तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी। इसके बाद आता है बेलोचदार मांग की लोच, जो इकाई से कम होगी। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, उस स्थिति में मांग की लोच कीमत की लोच 1 से कम होती है। तो यहाँ आप देखिए कि कीमत में परिवर्तन ज़्यादा आता है और मांग में परिवर्तन कम आता है। तो चित्र में देखने से भी पता चलता है कि चित्र में OP कीमत पर वस्तु की मांगे जाने वाली जो मात्रा है वह OQ है। तो कीमत कितनी है OP और मांगे जाने वाली मात्रा है OQ। तो R बिंदु पर खर्च, R बिंदु है ये, इस पे खर्च हो जाएगा OP और OQ और क्षेत्रफल हो जाएगा OQR और P, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जैसे ही कीमत घटी तो कीमत के घटने पर कीमत हो गई OP और वस्तु की जो मांगे वाली मात्रा है वह बढ़कर हो गई OQ1। तो खर्च हो जाएगा OP1 OQ1 और क्षेत्रफल हो जाएगा OQ1 SP1। तो चित्र में क्षेत्रफल जो OQ1 SP1 ये कम है OQRP से। तो इससे सिद्ध होता है कि कीमत के घटने पर अगर कुल खर्च घटता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी, क्योंकि हमें डायग्राम से देखने से पता चलता है कि जो कीमत में परिवर्तन आया, जो P से P1 आया, वह ज़्यादा है मांग के परिवर्तन से, क्योंकि इसका मतलब जो डेल्टा P है वह ज़्यादा है डेल्टा Q से। तो जो मांग की लोच है वह कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से कम है, मांग में परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से कम है, तो जो मांग की लोच है वह इकाई से कम होती है। अब इसके बाद है शून्य लोच। जब कीमत के परिवर्तन से मांग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी स्थिति में शून्य लोच भी होती है। इस स्थिति में मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है। तो जब कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, जब प्रारंभिक कीमत P है तो भी मांग Q थी, अब कीमत घट गई तो भी वही मांग है, अब कीमत बढ़ गई तो भी वही मांग है। तो इसका मतलब है कि जो कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, उस स्थिति में मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो उस स्थिति में लोच शून्य होती है। इस स्थिति में मांग वक्र होता है y अक्ष के समानांतर। तो ये y अक्ष है, इसी के समानांतर मांग वक्र बनाया गया है। चित्र में कीमत के OP1 या OP2 कुछ भी होने पर मांग में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात मांग OQ ही बनी रहती है। तो ये मांग की जो स्थिति होती है ऐसी रहती है। तो उस स्थिति में लोच जो होती है वह शून्य होती है। ठीक है, आगे का जो मांग की लोच की विधियां हैं, मापने की विधियां, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।